आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। महमूद गजनबी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है, इनको माना जाता है। यानी वास्तविक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की? वो मोहम्मद गौरी। इसके पहले भी मुस्लिम आए, लेकिन उन्होंने भारत में साम्राज्य नहीं स्थापना किए। जैसे मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने भारत में पहला सफल आक्रमण किया, उन्होंने भारत में साम्राज्य नहीं स्थापना किया। उनका केवल जो प्रभाव है वो सिंध विजय तक सीमित रहा, ठीक है। जबकि दूसरे जो महमूद गजनबी का आक्रमण है, उनका जो भारत में असर रहा वो लूटपाट यानी धन दौलत इकट्ठा करने तक रहा। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था स्थापना करने के संबंध में कोई काम नहीं किया। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मोहम्मद गौरी है वो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। इसके पहले वाले साम्राज्य स्थापना में ज्यादा ध्यान नहीं दिए, लूटपाट उनका मुख्य उद्देश्य था, और मुस्लिम इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। तो बात करते हैं गौरी वंश या गौर वंश। 12वीं सदी में उदय हुआ। स्थापना किसने की? गौर महमूद गजनबी ने, ठीक है। जो महमूद गज सॉरी मोहम्मद गौरी ने। लेकिन ये जो महमूद गजनबी था, जो इनके पहले आया था, उसी का एक छोटा सा हिस्सा था, ये पहाड़ी राज्य था जहां पे बाद में गौरी वंश की स्थापना हुई। ये पहले महमूद गजनबी का ही हिस्सा था, बाद में इस पे गौरी वंश की स्थापना हुई। 1173 में गौरी शासक बना, और भारत में 1175 से लेके 1205 तक भारत में अनेक आक्रमण किए इसने। यानी भारत में पहला आक्रमण कब इसने किया? 1175 में। तो 1175 से लेके 1205 यानी 30 वर्षों तक इसने लगातार भारत में आक्रमण किए। तो जो पहला आक्रमण किया 1175 में जो किया, उसमें क्या हुआ? 1175 का पहला आक्रमण था मुल्तान पे अधिकार करना। पहले आक्रमण के जरिए इन्होंने मुल्तान में क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। उसके बाद 1178 में गुजरात पाटन में किया। गुजरात पाटन में जब इन्होंने आक्रमण किया तो उस समय वहां के राजा थे भीम द्वितीय। भीम द्वितीय से मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है 1178 में। अब आपको ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन आए कि भारत में मोहम्मद गौरी पहली बार पराजय कब हुआ, तो ये हुआ था 1178 में, पाटन गुजरात वाले में भीम द्वितीय के द्वारा पराजित हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत में पहली बार पराजय किससे झेली, या किसने भारत में पहली बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया, ठीक है। उसके बाद 1179 में पेशावर पर नियंत्रण किया, 1186 में लाहौर पर विजय प्राप्त की। ये लगातार हमले भी करते रहा और हारते भी रहा। लेकिन जो पहली हार है वो आपको याद रखना है 1178 वाली भीम द्वितीय से, ठीक। हम किसकी बात कर रहे हैं? मोहम्मद गौरी की बात कर रहे हैं। इन्होंने भारत में आक्रमण कब कैसे किए? फिर 1189 में भटिंडा पंजाब के दुर्ग को इन्होंने कब्जा कर लिया। मोहम्मद गौरी ने क्या किया? 1189 में भटिंडा दुर्ग में विजय प्राप्त की, उसे अपने कब्जे में कर लिया। जब उसे अपने कब्जे में कर लेगा तो वो उस समय भटिंडा जो है, दिल्ली के जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान, उनके कंट्रोल में था। अब यदि भटिंडा को जीत लिया, इसका मतलब पृथ्वीराज चौहान तक आ गया है। तो इस वजह से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध का माहौल बनेगा, और यही युद्ध होगा तराइन का युद्ध। वजह क्या है? तत्कालिक कारण क्या? भटिंडा दुर्ग पर मोहम्मद गौरी का कब्जा करना, जो कि पृथ्वीराज चौहान का था, जो तराइन युद्ध का तत्कालिक कारण बनेगा। इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मूवी भी आई है पृथ्वीराज चौहान, तो इससे क्वेश्चन आएंगे। तो तराइन युद्ध का तत्कालिक कारण भटिंडा दुर्ग में 1189 में मोहम्मद गौरी के द्वारा कब्जा किया जाना। तो पहला जो तराइन का युद्ध हुआ उसमें गौरी हार गया, लेकिन दूसरा जो तराइन युद्ध 1192 में हुआ उसमें गौरी जीता, और दिल्ली में गौर साम्राज्य की स्थापना यदि आता आपसे पूछा जाता है, तो द्वितीय तराइन युद्ध के बाद दिल्ली में गौर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो दिल्ली में गौर साम्राज्य हो गया। दो युद्ध हो गए, पहले युद्ध तराइन युद्ध में हार गया, दूसरे तराइन के युद्ध में इसको विजय हो गई। 1194 में चंदावर के युद्ध में इन्होंने क्या किया? ये उत्तर प्रदेश के बनारस तक पहुंच गए, ठीक है। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कब्जा कर लिया चंदावर युद्ध के बाद। तराइन युद्ध के बाद कहाँ कब्जा कर लिया? दिल्ली में, और दिल्ली को अपनी राजधानी बना ली।
और कहाँ कहाँ कब्जा कर लिए तराइन के युद्ध के बाद? हांसी, समाना, मेरठ और अलीगढ़। यानी तराइन के द्वितीय युद्ध में जैसे ही दिल्ली में कब्जा हुआ तो इन जगहों में भी मोहम्मद गौरी का कब्जा हो गया, हांसी, समाना, मेरठ और अलीगढ़। तो इस तरह से भारत में दिल्ली तक मोहम्मद गौरी पहुंच गया। अब इसकी भारत में आखिरी आक्रमण, जैसे हमने कहा था 1175 से इसने आक्रमण शुरू किए भारत में, 1205 तक किए। तो 1205 में आखिरी आक्रमण जो है खोकर जनजातियों, जो खोकर जातियां जो एक लुटेरी जातियां थी उनके ऊपर इन्होंने हमला किया। और 1206 में जब ये लौट रहा था तो सिंध नदी के किनारे दमयक स्थान है, वहां पे लड़ाकुओं के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। यानी मोहम्मद गौरी मारा जाता है 1206 में। ठीक है। तुर्की साम्राज्य गुलामों में बट गया। अब जो तुर्की साम्राज्य जो मोहम्मद गौरी ने भारत में बनाया था या जितने भी विजय प्राप्त की थी वो इसके गुलामों में आपस में बट गए। जैसे 3 गुलाम थे, यलदोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो मिला वो दिल्ली वाला हिस्सा मिला यानी भारत वाला, और इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में ममलूक वंश की स्थापना की। यदि ये क्वेश्चन आता है ममलूक वंश की स्थापना किसने की तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको लगाना है। अब एक और महत्वपूर्ण है जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है किसके साथ आए थे, तो वो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। और भारत में इन्होंने क्या किया, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। ठीक। गौरी ने बहुत महत्वपूर्ण है कि किनके सिक्कों में कलमा और देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है, तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों में कलमा और देवी लक्ष्मी की आकृति रहती है। महमूद गजनबी से यदि हम इनकी तुलना करें तो राजनीतिक सुधारों की बात यदि करें तो मोहम्मद गौरी में बेहतर समझ है, क्योंकि महमूद गजनबी जो था वो केवल लूटपाट और धन संग्रह में लगा रहा, जबकि मोहम्मद गौरी राजनीतिक इकाइयां स्थापित की उसने। तो राजनीतिक सुधारों की यदि हम बात करें तो मोहम्मद गौरी बेहतर जान पड़ते हैं। ठीक है। तो ये आपने तो देख लिया कि तुर्कों ने भारत में किस तरह से साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे लुसेंट के मैं फैक्ट की बात करूं तो ये लुसेंट में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा उसको भी आप लोग देख लें। मोहम्मद गौरी महमूद गजनबी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो मोहम्मद गौरी का गौर वंश है ये पहले महमूद गजनबी का ही हिस्सा था, लेकिन बाद में इन्होंने गौरी वंश की स्थापना कर दी, गौर वंश की। ठीक है। कब की? 1173 में हुआ, और पहला आक्रमण भारत में 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया। पराजय कौन से युद्ध में इसको भारत में हुई थी? 1178 में। किसके द्वारा? भीम द्वितीय द्वारा। और कहाँ का युद्ध था? पाटन गुजरात का युद्ध है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब जो प्रमुख लड़ाइयां हैं भारत में जहां से क्वेश्चन आता है आप इसको देख लो। तराइन वाली लड़ाइयां, भटिंडा में जो दुर्ग है, जैसे ही 1189 में मोहम्मद गौरी ने कब्जा किया वैसे ही पृथ्वीराज चौहान के साथ इसके टकराव हो जाता है। ठीक है। तो पहला युद्ध कौन सा होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, जिसमें विजयी कौन रहेगा? पृथ्वीराज चौहान विजयी रहेगा। दूसरा तराइन का युद्ध कब होता है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1192 में, जिसमें विजयी रहेगा आपका मोहम्मद गौरी। ठीक है। मोहम्मद गौरी दूसरे तराइन युद्ध में विजयी रहेगा। और चंदावर का युद्ध जो होता है उसमें जयचंद और गौरी के बीच होता है, उसमें गौरी विजय रहता है। ठीक है। चंदावर युद्ध 1194 में हुआ था गौरी और जयचंद के बीच, ये याद रखना है। पहले पृथ्वीराज चौहान को हराया, जयचंद ने धोखा दिया, पृथ्वीराज चौहान हारा, और उसके बाद वापस उसने जयचंद को भी पराजित कर दिया। तो जयचंद और चंदावर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? स्कंद। ये भी आपको याद रखना है। मोहम्मद गौरी भारत में विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलामों को, जो कि 3 गुलाम मैंने आपको बताए, उनको देके गया था। और इनकी हत्या कब हुई? 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। तो ये लुसेंट के फैक्ट है, तो इनको भी मैंने कवर कर दिया है। तो आपको यहाँ जो मैंने बताया था कि 3 गुलाम कौन कौन थे जो तुर्की साम्राज्य के गुलामों में जो बट गया था मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, वो थे यलदोज, कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके।
लास्ट में आप ये देख लो कि जब भारत में तुर्कों की विजय हुई है तो इसकी प्रभाव क्या हुए। यानी तुर्क आए, भारत में साम्राज्य की स्थापना की, तो इससे भारत में क्या असर पड़ा। तो पहला तो है बहुराजतंत्र की समाप्ति हुई, जो छोटे छोटे राज्य थे वो सब खत्म हो गए। अब एक केंद्रीय इकाई बनेगी। बाद में जो आप दिल्ली सल्तनत के रूप में पढ़ते हो ना, उसकी शुरुआत यहीं से होती है कि दिल्ली सेंटर में आ गया। ठीक है। जो छोटे छोटे सामंतों के छोटे छोटे राज्य बने थे वो सब खत्म हो गए, तो बहुराजतंत्र की समाप्त हो गई। पुरानी प्रथाएं समाप्त हो गई। पुरानी प्रथाएं समाप्त होने का मतलब यह है, जैसे सामंतवाद, भूमदान की वजह से जो सामंतवाद का उपज हुआ था वो यहाँ से खत्म होगा, और एक केंद्रीयकृत निरंकुश शासन का उदय हो जाएगा, जिसका सेंटर क्या होगा, मजबूत होगा। सामंतवाद में क्या था, केंद्र कमजोर हो गए थे, पूरा राज्य छोटे छोटे सामंतों में बट चुके थे। हर सामंत अपने आप को एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई भी मानने लगा था। इससे क्या था, राज्य कमजोर भी हो रहे थे, जो बाहरी आक्रमणों को क्या सामना भी नहीं कर पा रहे थे। तो इससे कहने का मतलब ये है कि पुरानी प्रथाएं खत्म, यानी सामंतवाद खत्म, केंद्रीकृत निरंकुश शासन का उदय हुआ। शहरी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, क्यों, क्योंकि अब व्यापार की विभिन्न व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी, व्यापार में सुविधाएं मिलने लगेगी, कानून बनेंगे, सीमा शुल्क बनेगी, एक समान मुद्रा का प्रचलन हो जाएगा। जब केंद्रीकृत शासन है तो एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करना आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होने से व्यापार सुगम होगा और शहरी अर्थव्यवस्था की शुरुआत हो जाएगी। सेना का स्वरूप और गठन भी बदल जाएगा। पहले जो सेना थी छोटे छोटे सामंतों में बटी हुई थी, एक केंद्रीकृत सेना नहीं थी। लेकिन अब तुर्कों के साम्राज्य का स्थापना के बाद एक केंद्रीकृत मजबूत प्रशिक्षित सेना की शुरुआत हो जाएगी, और सेना की भर्ती केंद्र के द्वारा की जाने लगेगी। सामंती सेना खत्म हो जाएगी। सेना का स्वरूप, संगठन और प्रशिक्षण करने के तौर तरीकों में बदलाव आ जाएगा, जैसे हुलिया, दाग, इस तरह की जो प्रक्रिया है शुरू हो जाएंगी। आगे हम सल्तनत काल में पढ़ेंगे सैन्य सुधार क्या क्या हुए। ठीक है। तो तुर्क विजय से सेना के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। प्रशासन में फारसी भाषा का उपयोग होना शुरू हो जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कब से होता है, तो तुर्क विजय के बाद भारत में प्रशासन में फारसी भाषाओं का उपयोग होना शुरू हो जाता है। नई प्रौद्योगिकी का आगमन होगा, इसी से तो शहरीकरण, ठीक है, अर्थव्यवस्था में सुधार, ये सारी चीजें होंगी। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम में आता है, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का ये दास था। इसने बंगाल बिहार विजय प्राप्त की थी, लेकिन विजय के साथ साथ जो अपनी बुरे काम के लिए ज्यादा जाना जाता है वो है नालंदा एवं विक्रम विश्वविद्यालय को नष्ट करना। बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था अपने बंगाल और बिहार विजय के समय। भारतीयों के लिए यदि हिंदू शब्द की बात की जाए तो सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया है। ठीक है। अरबों के द्वारा भारत के लिए या भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये भी कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने सारे फैक्ट कवर किए हैं जो विभिन्न एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है। ठीक है।